बहुत समय पहले की बात है। ककुआ गांव में एक छोटा सा इलाका था जहां पर सुरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो दिन भर अपने खेतों में मजदूरी करता, उसी तरफ हरिया दिन भर इधर उधर खेतों में बस खाट लगाकर सोता रहता। सुरेश की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती है, जिसके कारण गांव के अधिक से अधिक लोग उससे जलते हैं। हरिया उसका पड़ोसी था। हरिया और उसकी बीवी बहुत ही कठोर और दुष्ट दिल की थी। वो दोनों पति पत्नी सुरेश के घर से बहुत जलते थे। सुनिए जी, ये सुरेश भाई की फसल इतनी अच्छी क्यों होती है हर बार? लगता है अब ये गांव का राजा बन जाएगा फसल को बेच के। क्या कहते हैं आप? अरे तुम परेशान ना हो, मेरे जीते जी ये कभी राजा नहीं हो सकता। मैं कभी इसे राजा की ज़िंदगी जीने नहीं दूंगा। वहीं सुरेश का नियम होता है कि हमेशा वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता है। उस दिन वो अपनी फसल को देख के बहुत खुश होता है। अब जाकर उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर सुरेश अपने घर वापस निकलता है। घर जाते ही जैसे वो पहुंचता है, तब सुरेश की पत्नी उसे कहती है, अरे आप आ गए, इतना देर क्यों लग गई? हमारी फसल ठीक तो है ना जी? फसल इस बार अच्छी हुई है और कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा था। लगता है इस बार कमाई हो जाएगी। अच्छा सुनिए जी, अगर इस बार हमारी कमाई अच्छी हो गई ना, तो मैं क्या सोच रही हूँ, अपनी बेटी के नाम से कुछ पैसे बैंक में जमा करवा देंगे। इससे क्या होगा ना, थोड़ी बहुत पैसे पढ़ाई में भी लग जाएंगे और बाकी के बचे हुए पैसे शादी में काम आएंगे। उम्र जब हो जाएगी शादी की, क्यों जी, ठीक है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। भाग्यवान जल्दी खाना लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेतों में जल्दी जाना है। आरती फौरन अपनी पति की बात मान के उसे खाना दे देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, अच्छी नहीं लग रही है क्या आपको? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसा मन करता है कि खाता ही जाऊं। तुमने बनाए हैं क्या ये पापड़? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छे लग रहे हैं तो मैं और ले आऊं, और भी रखे हैं। फिर खाना खा के दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और आरती की नींद एकदम से खुलती है। आरती देखती है कि बाहर का मौसम तो बहुत ख़राब है। अरे सुनते हो जी, ज़रा बाहर का मौसम तो देखिए। हे भगवान, कभी भी साथ नहीं देते हमारे। आज फसल अच्छी हुई है तो बारिश ने खराब कर दी। उठिए जी, देखिए चल के। सुरेश तुरंत उठता है और घर के बाहर जाकर देखता है तो बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। वो बहुत परेशान हो जाता है अपने खेतों को लेके। वो जल्दी से खेतों में जाता है और वहाँ का हाल देख के बहुत परेशान हो जाता है। सुनिए जी, आप परेशान मत होइए। आपकी ऐसी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, और वैसे भी जो होता है अच्छा होता है। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी बहुत खुश था, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि उसका किसी तरह फसल खराब हो। देखो, मैंने बोला ही था ना, वो अमीर नहीं हो पाएगा। और हाँ, देखा, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, दूसरों पे तो हंस रहे हैं आप। आपने अपनी फसल के बारे में सोचा है कि नहीं? हमारी भी तो फसल खराब हुई है। हमने तो अपने खेतों में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही इतनी मेहनत की है, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो गई है। मेरा तो जब भी इतना फ़ायदा नहीं होता। कम से कम सुरेश हमसे ज़्यादा अमीर तो नहीं बन पाएगा ना अब। आरती अपने पति को समझाती है और उसे परेशान देखकर बहुत दुखी भी होती है। लगातार 5-6 दिन तक बारिश चलती रहती है। कुछ दिन बाद जब मौसम खुलता है और बारिश पूरी तरह से रुक जाती है, तब सुरेश अपने खेतों में जाकर देखता है
कि उसकी सारी की सारी फसल खराब हो गई थी। सुरेश घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और बहुत परेशान होकर बिस्तर पर लेट जाता है। सुनिए जी, आप परेशान मत होइए। मुझे आपको परेशान देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक उपाय है जिससे हमें ना तो खर्च करना पड़ेगा और ना ही खेती पर निर्भर रहना पड़ेगा। कहिए तो बताएं। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम लोग फल बेचते हैं। मैं घर पर ही पेड़ को उगाऊंगी और अच्छे से पालन पोषण करके फलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उगाऊंगी और आप जाकर फेरी लगाकर उसे बेच दिया करिएगा। भगवान ने करा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा। क्यों? सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं गांव में कोई फल खरीदे या ना खरीदे, पता चले जो हमारे बचे पैसे हुए हैं वो भी इन फलों में ख़त्म ना हो जाएं। अरे जी, आप अभी से ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पेड़ फल ज़रूर अच्छे देंगे। आप परेशान मत होइए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे देती हूँ। आप थोड़े से बीज और खाद ले आइए। मुझे पूरा अंदाज़ा है हमारी फसल सफल होगी। फिर आरती पति के लाए हुए बीज और खाद को अपने आंगन में अच्छे से मिश्रित करके लगा देती है। 1 सप्ताह बाद उसमें अच्छे फल निकलते हैं। उन्हें एकत्रित करके एक डलिया में करके अपने पति को बेचने के लिए दे देती है और फिर सुरेश गांव में गली गली उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। ले लो फल, ले लो भैया फल, फल ले लो, ले फल, ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल, जल्दी जल्दी खाओ भैया, ले जाओ, तंदुरुस्त शरीर बनाओ, ले लो भैया फल। एक गांव में जब सुरेश आवाज़ लगाते लगाते पहुंचता है तो वहां पर एक औरत घर के बाहर आती है और उसे रोकती है। अरे भैया, फल बेच रहे हैं, कितने के दिए? 50 रुपए किलो हैं बहन जी, कहिए तो टोकरी उतारूं, बताइए दे दूं 1 किलो? 5 किलो अगर आपके पास सेब हो तो 5 किलो सेब पैक कर दीजिए। फिर सुरेश उस महिला को फल देकर पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे फल बिक जाते हैं। शाम होने पर सुरेश घर वापस आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी आओ, 1 गिलास जरा पानी तो देना, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, लाई। पहले आप ये बताइए, फल बिक गए ना? नहीं भाग्यवान, कहाँ कुछ बिका। 1 किलो तो क्या, आधा किलो भी फल नहीं बिका, और आज मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? एक भी फल नहीं बिके? हे भगवान, तुमने तो भारी संकट में डाल दिया। जितना पैसा जमा करके रखा था वो भी चला गया। अब हम क्या करेंगे जी? अरे अरे, बात तो सुनो, कहाँ कहाँ, अरे बात सुनो, कुछ तो क्या, सारे फल बिक गए हैं हाथों हाथ। क्या वाकई में हमारे सारे के सारे फल बिक गए? ओफो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, क्यों नहीं बिकेंगे, इतने मीठे और रसीले थे ना, इस वजह से हमारे फल हाथों हाथ बिक गए। ये लो पैसे मुन्नी के स्कूल के लिए, और हाँ, कुछ पैसे बचा लेना कुछ सेव करने के लिए। आरती पैसों को संभाल कर अपने अलमारी में रख देती है और अगले दिन अपने खुद के बागीचे से खूब सारे फलों को तोड़कर बकेट में रख देती है। और फिर सुरेश गांव-गांव फल को बेचने निकल जाता है। उसी गांव का एक आदमी सुरेश को रोक कर कहता है, अरे ओ भैया, रुकना तो जरा, मैंने सुना है तुम्हारे फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, जरा मुझे भी तो 2 किलो देना यार, मैं भी तो देखूं क्या बात है तुम्हारे फलों में। फिर सुरेश उस आदमी को 1 किलो फल दे देता है और आगे बढ़ता है। और फिर धीरे धीरे ही उसके सारे फल उस दिन भी बिक जाते हैं। वो वापस अपने घर शाम को लौटता है। सुनो भाग्यवान, हमारे फलों की तो प्रशंसा पूरे गांव में हो रही है। अब मैं जब भी गांव में लेके टोकरी जाता हूँ, फल तो हाथों हाथ तुरंत ही निकल जाते हैं। आरती इतनी
इतनी अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी गांव के जमींदार वहां पर आ जाते हैं। ओए भाई सुरेश, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। जी जमींदार, बोलिए क्या काम है? 4 दिन बाद मेरे बेटी की शादी है, क्या तुम 50 किलो फलों की व्यवस्था कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिके। जमींदार और सुरेश के बीच जो जो बातें हुई वो सारी बातें उनके पड़ोसी हरिया ने सुन लिया था। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ इतना अच्छा मैं नहीं होने दूंगा। दोनों पति पत्नी उन लोगों से जलने लगते हैं और आरती कहाँ पर फल उगाती है वहाँ पर वो जाने की सोचते हैं। आरती जैसे ही फलों में अच्छे से पानी डालकर रात में सोने के लिए जाती है, वैसे ही रात में छुपकर उनके पड़ोसी उस पेड़ों को तहस नहस कर देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है। आरती उठ के अपने बागीचे में जाती है और देखती है, उसे क्या दिखता है? वो देखती है कि उसके सारे बागीचे में पेड़ तहस नहस हो रखे हैं। फलों का तो एक भी टुकड़ा ना नज़र आ रहा था उसे। वो बहुत परेशान हो जाती है। ये सब देख के वो सारी बातें अपने पति को बताती है। मैं आज जमींदार जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा, बस मुझे जमींदार 2 दिन का और मौका दे दीजिए। फिर सुरेश जमींदार जी के घर की ओर निकल जाता है। जमींदार जी, मेरे घर से सारे फल किसी ने चुरा लिए हैं। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का और मौका दे दीजिए। ठीक है सुरेश, तुम मुझे लेकिन पापड़ जरूर बना के दे देना, ठीक है? मैं तुम्हें 2 दिन का मौका देता हूँ। हाँ ठीक है जमींदार जी, मैं आपकी फलों की व्यवस्था जल्द से जल्द कर दूंगा। आप परेशान न हो, बिल्कुल चिंता ना करें। फिर जब सुरेश जमींदार जी के घर से वापस आ रहा होता है तब वो रास्ते में देखता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ के हरिया का बेटा फल खा रहा होता है। ये सब देख के सुरेश बोलता है, हरिया के बेटा फल खा रहा है? ये कैसे हो सकता है? या तो बहुत कंजूस है। इसने तो कहीं ला के दिए नहीं होंगे अपने बेटे को फल, और ना ही ये मेरे से फल खरीदा है। तो यह फल लाया कहाँ से? इतना कह के सुरेश उस बच्चे की तरफ जाता है और उससे पूछने लगता है, ये फल तुम कहाँ से लाए हो बेटा? ये फल तो मेरे पिताजी ने दिए हैं, और पता है आपको, मेरे घर पे तो बहुत सारे फल हैं। फिर सुरेश ये सारी बातें अपनी पत्नी को जाकर बता देता है। आपको जमींदार जी के घर जाना चाहिए और सारी बातें उन्हें बता देनी चाहिए। अब हमारी मदद तो जमींदार जी ही कर सकते हैं। फिर सुरेश जमींदार जी के घर जाता है और उन्हें जाकर सारी बातें बता देता है। फिर जमींदार अपने नौकर के साथ आते हैं और हरिया के घर में छानबीन करने लगते हैं। जैसे ही जमींदार का नौकर और मुखिया जी हरिया के घर जाते हैं, उन्हें वो फलों से भरी टोकरी मिल जाती है और कुछ पेड़ भी मिल जाते हैं। ये क्या मैं सुन रहा हूँ हरिया? तुमने क्यों चुराए फल? हाँ, ये क्या बात हो गई जो चोरी करने लगे तुम? मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी जमींदार जी। मैं ईर्ष्या में था, इसलिए मैंने चोरी की। आज के बाद कभी नहीं करूँगा, ना कभी आप सुनेंगे मैंने चोरी की है। हरिया, ये तुमने माफ़ी लायक कोई काम नहीं किया है। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम दोबारा फिर ऐसा करोगे? सुनो मेरे लोग, इन्हें मारो, मारो पीटो से।